नरेंद्र। नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल और 5 शहर 5 खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरों की, जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के नए फॉर्मूले की। कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए अब बीजेपी के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में कुल 12 दिन के अंदर 10,000 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए और आखिर कैसे भोपाल में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई। तीसरी खबर मुरैना जिले की, जहां एकहारा ग्राम पंचायत के लोगों ने दिमनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। ग्रामीणों ने नारा दिया है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। चौथी खबर में हम बात करेंगे कालापीपल विधानसभा क्षेत्र की, जहां विधायक कुणाल चौधरी खराब फसलों का जायजा लेने किसानों के खेतों तक पहुंच गए। पांचवी और अंतिम खबर में हम मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। इन 5 खबरों को पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बात कांग्रेस के नए फॉर्मूले की। तो मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने 27 विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस 27 विधानसभाओं के उपचुनाव में भाजपा को मात देने के लिए पहली बार नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। इसमें खास ये है कि भाजपा के पन्ना प्रमुख के पैटर्न पर कांग्रेस भी 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बना रही है, यानी प्रत्येक विधानसभा में 15,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इसी तरह उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जाएंगे। इन्हें वोटर लिस्ट के पन्ना के इंचार्ज कहा जाएगा। इनकी जवाबदारी होगी कि वो मतदाता सूची पर ध्यान रखें, उसके पन्ने में कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें और उसे ठीक करवाएं। इसके अलावा मतदाताओं से संपर्क भी स्थापित करें। कांग्रेस पार्टी का मानना है कांग्रेस संगठन में बूथ लेवल पर कुछ कमियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया। प्रदेश में जिन 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, उनमें 58 लाख वोटर हैं। इन सभी वोटर्स को कवर करने के लिए 4 लाख इंचार्ज कार्यकर्ताओं का ब्रिगेड बनाकर मैदान में उतारा जा रहा है। इन सभी की जवाबदारी उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने की रहेगी। कांग्रेस उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इंचार्ज बनाने के लिए अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद लेगी। उनकी जो अनुषंगिक संगठन है, उनमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनसे भी मदद ली जाएगी, जिसमें युवा कांग्रेस, NSUI से जुड़े कार्यकर्ता, सेवा दल से जुड़े सेवकों की भूमिका प्रमुख होगी। वहीं कांग्रेस इस नए फॉर्मूले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के पूरे मध्य प्रदेश में ही 15,000 कार्यकर्ता नहीं बचे, तो एक एक विधानसभा में 15,000 कहां से लाएंगे। मध्य प्रदेश में 15,000 नहीं बचे, एक एक विधानसभा में कहां से 15,000 लाएंगे। अरे 20 तो हो, तब तो इंचार्ज बनेगा। कल्पनाओं के सब्जबाग दिखाने से कोई कार्यकर्ता में ताकत थोड़ी आने वाली है। ऐसे स्वर्ग में विचरण कर क्यों रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश। तो पुराना फॉर्मूला बीजेपी के लिए हो चला है, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस के लिए नया है, क्योंकि कांग्रेस अब इस फॉर्मूले पर आगे अपनी रणनीति बना रही है। उनके पन्ना प्रभारी थे, इनके इंचार्ज हुआ करेंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि पूरे विधानसभाओं को मिला लीजिए तो 15,000 इनके कार्यकर्ता ना होंगे, तो फिर एक विधानसभा में कैसे 15,000 कार्यकर्ता लेकर आएंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी जान लगाएंगे कांग्रेसी, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्यकर्ता कम होंगे तो भला फॉर्मूला कोई भी फिट कर लीजिए मनोज जी, लेकिन लोग नहीं तो कैसे वोट लेकर आएंगे, आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात है, ये जो पन्ना प्रमुख की फार्मूला है, ये सबसे पहले अमित शाह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उत्तर प्रदेश में उन्होंने इसको आजमाया था और बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा बम्पर जीत मिली थी जी। इसके बाद कांग्रेस ने इस फार्मूले को अपनाने की कोशिश की थी। जो दीपक बावरिया थे मध्य प्रदेश के महासचिव मुकुल वासनिक के पहले, उन्होंने इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लेकर आए थे मंडपम। जो बीजेपी का मंडल स्तर तक का, उसको उन्होंने मंडपम नाम दिया था और उन्होंने तय किया था कि जो पन्ना प्रमुख की अवधारणा बीजेपी ने आजमाई थी पूरे देश में, मध्य प्रदेश सहित, उसको लागू किया जाए। लेकिन उसको तरीके से कांग्रेस लागू नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई। अब जबकि सारे क्षेत्रों की बात हो रही है कि पन्ना प्रमुख को करेंगे, एक विधानसभा 15,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो मंडल स्तर तक कांग्रेस की जमावट है, वो अभी तक चुनाव उनके पूरे हुए नहीं है।
पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारियों की इनके पास एक लंबी चौड़ी खोज है। प्रदेश स्तर पर अगर हम देखेंगे तो 1000 से ज्यादा उनके पदाधिकारी सक्रिय हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो। ग्वालियर जैसी जगह पे जहाँ चुनाव होना है 3 सीटों पर, वहाँ हमने देखा है कि उन्होंने ग्रामीण और शहरी मिला के 6 जिला अध्यक्ष बना दिए, यानी कुल मिलाकर 12, जबकि आमतौर पर एक शहरी क्षेत्र में होता है और एक ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका अंदाज लगा सकते हैं कि वो हैंड बढ़ाने की जगह हेड बढ़ा रहे हैं। तो वो जो हेड बढ़ा रहे हैं उनको जो हैंड की कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे, उसका कोई फार्मूला कांग्रेस के पास नहीं है। ये जो 15,000 कार्यकर्ताओं का कॉन्सेप्ट है विधानसभा का, तो इनको लीड कौन करेगा, उनके ऊपर कौन कौन पदाधिकारी होंगे, वो रिपोर्ट किसको करेंगे और इस रिपोर्ट के ऊपर जो जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो टीम कौन सी होगी, ये फार्मूला अभी तक कांग्रेस में तय हुआ नहीं है। बीजेपी ने इसको फार्मूले को सेट किया था कि मंडल अध्यक्ष होता था, वो पन्ना प्रमुखों से जानकारी लेता था, अपने मंडल के सारे जो बूथ होते थे, इसके बाद वो अपने जिले में भेजता था, जिले वाले राज्य में भेजते थे। राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, एक कॉल सेंटर था जिसको टैली करते थे कि किन लोगों से इन्होंने संपर्क किया है, कौन कौन इसमें शामिल है, और वाकई में वो अपने मतदाताओं से अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं, और उन मतदाताओं के नाम, टेलीफोन नंबर की सूची बीजेपी मंगाती थी कि जरूरत पड़ने पर क्रॉस चेक किया जा सके या उनसे संपर्क किया जा सके। ये व्यवस्था कांग्रेस ने अभी तक की नहीं है कि आपने मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर आपने विधानसभा क्षेत्र 15,000 कार्यकर्ता नियुक्त कर भी दिए, तो इन कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग कौन करेगा, वो रिपोर्ट किसको करेंगे। तो ये जब तक फार्मूला कांग्रेस नहीं अपनाएगी तो जिन लोगों की नियुक्ति करी जाएगी, हो सकता है कि सारे ऐसा ना करें, लेकिन कुछ जरूर फील्ड में काम करेंगे, लेकिन कुछ कागजों को रिपोर्ट बनाकर दे दिया करेंगे, जिससे ना कांग्रेस का भला होगा ना उनके कार्यकर्ताओं का। बस बिल्कुल, यानी सोच तो लिया है कि इस फार्मूले पर काम करेंगे, लेकिन एक चेन की तरह ये फार्मूला काम करता है और चेन के बीच के भी उर्जे पुर्जे होते हैं, वो फिलहाल लग नहीं रहा कि कांग्रेस कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपने सिस्टम बताया है उससे तो यही लग रहा है कि और भी ज़्यादा तादाद में इनको लोगों की ज़रूरत होगी। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, पूरा एक सिस्टम, एक फॉर्मेट, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं दे रही है कांग्रेस। बहरहाल शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो एक पूरा ऑल ओवर सिस्टम है पन्ना प्रभारियों का भी, और अमित शाह साहब ने जिस तरह से इसे स्टार्ट किया था उसके बाद बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। इस बार भी कोशिश की थी दीपक बाबरिया साहब ने, लेकिन जिस तरह का चेन सिस्टम है, जो फॉर्मेट है, उस हिसाब से काम होता तो शायद बात कुछ और होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 843 नए मामले सामने आ गए। अगस्त महीने में हर दिन औसतन 800 या इससे ज्यादा मरीज मिले। इससे प्रति 10,000 केस का आंकड़ा कम दिनों में ही पूरा होने लगा, जिससे प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच गया। इसमें पहले 10,000 केस 75 दिन में मिले, जबकि अंतिम 10,000 केस 12 दिन में ही सामने आ गए। प्रदेश में कोरोना की जांच जिस तेजी से हो रही है उससे केस भी जल्द सामने आ रहे हैं। रफ्तार का आलम यही रहा तो 22 अगस्त तक मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार भी पहुंच सकता है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 30,596 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 18 लोगों की मौत भी हुई। इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,033 मरीज जंग हार चुके हैं। प्रदेश में अभी भी 9,105 एक्टिव केस हैं। वहीं अगर प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में अनलॉक के दौरान कोरोना की रफ्तार में कमी जरूर आई। पिछले दिनों भोपाल में रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा 200 के ऊपर पहुंच गया था, अब यह आंकड़ा आधा हो गया है। मंगलवार को भोपाल में 100 नए मरीज मिले तो बुधवार को 86 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, भोपाल में संक्रमण थमने लगा है। अब भोपाल में रोज 100 के नीचे मरीज आ रहे हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटाने की अपील भी की है। बात तो फैलने की है, जहाँ तक तो अब थमने लगा है। भोपाल में भी आप देखेंगे 250, 300, 200 केस आते थे, अब 100 के नीचे आने लगे। रैपिड टेस्ट हो या कोरोना टेस्ट जो हो रहा था वो हो, संदिग्ध को पकड़ के अस्पताल में नहीं रख सकते जब तक उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती। पॉजिटिव रिपोर्ट रैपिड टेस्ट से आए या दूसरे टेस्ट से आए, उसके बाद उसको अस्पताल में रखा जाता है। हालात इसलिए ठीक हो रहे हैं कि जैसा आपने देखा होगा कल भी 700 कुछ नए केस आए थे और 800 कुछ नए केस डिस्चार्ज हुए थे। आने से संख्या जाने की ज़्यादा है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अब कमी दर्ज की जाने लगी है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पहले के बनस्पत अब कम आ रहे हैं। चलिए समझते हैं। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कमी आ रही कोरोना में, थमने लगा है कोरोना, भोपाल में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। रिजवान।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल की अगर हम आज की बात करें, जो लगातार कोरोना पॉजिटिव जो मामले थे वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज बुधवार को जब कई टेस्ट लिए गए उसके बाद जो है कोरोना पॉजिटिव के जो मामले 86 करीब आए। वहीं मौतों की अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे मौतों का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ छोटे जिले हैं वहां पर अभी भी कोरोना का कहर जारी है। और प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक जो है मौत हो चुकी है। राजधानी में 2500 से ज्यादा अभी भी 1900 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अनलॉक की जब से शुरुआत हुई है लगातार केस बढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जिला प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के मामले किस तरह खत्म हो। अब उसमें कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान। तो अब उसमें कमी दिखाई देने लगी है। नरोत्तम मिश्रा साहब ने भी यही बताया और अपडेट्स में रिजवान भी यही बताते हुए नजर आए कि अब जो आंकड़े हैं पहले 200, 250, 238 तक भी हमने देखे, लेकिन अब 100 से नीचे ये आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। बुधवार को 86 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे ये साफ है कि अब आंकड़े कम आ रहे हैं, लोग समझने लगे हैं। लेकिन फिर भी इसमें और कमी आए, ये 0 नंबर पर ही चला जाए तो हम कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। सरकारें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए सभी छोटे बड़े गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का दम तो भर रही हैं, लेकिन ये हकीकत मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र से कोसों दूर दिखाई दे रही है। इस विधानसभा क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायत तक पहुंचने के लिए आज भी सड़क नहीं है। बारिश के समय तो ग्रामीण नारकीय जीवन जीने का मजबूर होते हैं। इस ग्राम पंचायत में करीब 2500 लोग निवास करते हैं। बावजूद इसके यहाँ करीब 20 साल से सड़क नहीं है। ऐसा नहीं है, इस गांव की हकीकत से जिम्मेदार अनजान हो। ग्रामीण सरपंच से लेकर जनप्रतिनिधियों, विधायक, मंत्रियों को इस बात की जानकारी दे चुके हैं। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन नतीजा आज भी सिफर है। ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि जब कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खटिया पर रखकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। उसके बाद ग्रामीणों की माने तो 2 साल पहले खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस गांव की सड़क को बनवाने का वादा कर गए थे, लेकिन नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय उन्होंने लिया है। ग्रामीणों का नारा है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग परेशान हो गए। 20 साल से हम देख रहे हैं, 4 बार चुनाव जिता चुके हैं यहाँ से। कहीं कोई जीत के जाता है, कहीं कोई जीत के जाता है, मगर सुनता कोई नहीं। सारी पार्टियों को खंगाल लिया है। अब हम सीधा गवर्नमेंट का ही बहिष्कार करते हैं। इस चुनाव में हम चुनाव पार्टी को गांव में नहीं आने देंगे और बिल्कुल बहिष्कार करेंगे यहाँ से। या तो हमारी सुनवाई हो या ये कह दिया जाए लिखित में कि हम लोगों को ऐसे ही रहना होगा। उस सुविधा का नज़ारा मैं गवर्नमेंट तक भेजना चाहता हूँ कि मोदी जी देखो आपका गाँव कितना अच्छा है आपका। 20 साल से चल रही है समस्या है, और कोई मतलब जिक्का ने जो जन सुनवाई नहीं है, और विधायक वगैरह और अपने सरपंच वगैरह आते सबसे मतलब संपर्क कर लिए, सब आश्वासन मतलब वो बुक करके और मतलब अपने निकल जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि ये सोचा कि हम अब कितना आने वाला विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 20 साल है गई, जिस साल मर्मीकरण था, हम सरपंच थे तो अभी तक सारे विधायक झूठी कहता है। और मान लो कि हम रोड डरवा देंगे तब वोट डाल जो बनने के बाद कोई नहीं सुनता है, और गांव के लिए रास्ता नहीं प्रतिनिधि। अब हमारा तो ये है ना कि हम तो यहाँ बहिष्कार करेंगे, इस पंचायत में वोट नहीं डालेंगे। मान लो पंचायत की बात, और उसके बाद ना सुनते तो अपने हाथ में थोड़े शासन को काम है। और दूसरा प्रोग्राम, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां बिजली नहीं है। राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के तहत गांव-गांव विद्युतीकरण हुआ था और उसका वो प्रपोजल में था, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कुटिलतापूर्वक उस काम को पूर्ण नहीं होने दिया। ये अब हमारा आरोप है इस बात का कि अगर वो योजना को उठा लिया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा गांव देश का नहीं बचना चाहिए जिस गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना से लाइट ना हो। 2 रोडें हैं गांव के लिए, 2 पहुंच मार्ग हैं, एक आगे से एक इधर से पीछे से, तो दोनों मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। मैंने दोनों के लिए व्यवस्था एक पीडब्ल्यूडी में जुड़ चुका है और एक मैं नरेगा या सदूर से पूर्ण करवाने जा रहा हूं।
और कुछ ही समय में आपको लगेगा कि गेरा में रोडें सही हो। तो सड़क नहीं तो वोट नहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विधायक, सांसद सबको बता दिया, लेकिन सड़क इन्हें नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो किलोमीटर्स के किलोमीटर्स चलकर इन्हें पैदल जाना पड़ता है, कभी खाट पर लेकर तो कभी किसी और साधन से, उसके बाद वहां से आगे कोई मरीज जा पाता है। ऐसे में इनको ऐसा नहीं आश्वासन नहीं मिले, बड़े आश्वासन मिले, लेकिन अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चलिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। ये लोग हैं, ये परेशान हैं, इनका कहना है कि सड़क इन्हें मिलनी चाहिए, इनका अधिकार है। और ये वो सड़क है जिसकी बात हो रही है, जहां से होकर ये गुजरते हैं। कई दफा इनका एक्सीडेंट यानी हादसों से भी सामना हुआ और अब भी देखिए हालात कुछ ठीक नहीं है। 2500 लोग यहाँ निवास करते हैं, 20 साल से सड़क की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हालात यहाँ जस के तस बने हुए हैं। 2 साल पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए, उन्होंने वादा किया सड़क बन जाएगी, कुछ नहीं हुआ। अब 2020 आ गया है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तृप्ति संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र का इखारा ग्राम पंचायत जो आज भी सड़क के लिए तरस रहा है, किस तरह की रिपोर्टिंग हुई आपकी? तृप्ति, जानकारी दीजिए। जी पारुल जी, यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। गांव की स्थिति में खुद स्वयं जाके वहाँ देखिए, रोडों पर गड्ढों पानी भरा हुआ है, पैदल निकलना मुश्किल है, गाड़ी से निकलना तो बहुत ही ज्यादा, मतलब गाड़ियां तो अंदर तक जा ही नहीं सकती हैं। और जैसे जननी सेवा वगैरह योजना शुरू हुई है, पर गांव तक वो योजना पहुंच ही नहीं सकती है। लोगों को खटिया पर डालकर लोगों को लेके आना पड़ता है पैदल, तब वह चिकित्सा के लिए जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री यहाँ 2 साल पहले आके वादा करके गए हैं, और भी विधायक, सरपंच, सबके यहाँ सीएम हेल्पलाइन तक यहाँ से शिकायतें हो चुकी हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों आखिर सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं? वादा करने के बाद भी क्यों जिम्मेदार नहीं निभा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है सड़क में जो ये सड़क बनाने के लिए भी लोग वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं? कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसा कहना है ग्रामीण लोगों का कि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता है। वोट से पहले आके सभी बातें करके जाते हैं कि हम ऐसा करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा। अब इसी कारण उपचुनाव के यहाँ के ग्रामीणों ने फैसला किया है कि हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जाहिर है परेशान होकर अब जो वोटर्स हैं वो उसी तरह का कदम उठाते हैं, बहिष्कार। लेकिन बहिष्कार की जगह अगर ये जनप्रतिनिधि सुन ले तो अच्छा है। ऐसे में आपकी किसी से बात हुई, विधायक से, वहाँ के कोई और अधिकारी से, कि आखिर किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट या कुछ बना हो सड़क के? राज्य मंत्री जी से हमने बाइट ली, उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि इसको पीडब्ल्यूडी से जोड़ दिया गया है, अगले आने वाले समय में आप देख लीजिएगा ये रोड बन जाएगी। मतलब इसी तरह के वादे उनने फिर से जताए दिखाए। अभी मतलब कागजी कार्यवाही में इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तृप्ति, अब तक क्यों नहीं बन पाई ये सड़क? सवाल यही उठता है। किसी तरह के कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ, या फिर मैं यही समझना चाह रही हूँ कि कभी काम को शुरू करने की भी शुरुआत होती है कि कोई प्रोजेक्ट बनता है, लोग बातचीत करते हैं, वैसा भी कुछ नहीं हुआ है सड़क के लिए? नहीं, इस तरह की कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आए हैं, सिर्फ हवाई फायर चल रहे हैं, सिर्फ बातों में रोडें बन रही है मैडम। किसी भी तरह का कोई भी कार्यवाही या कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया है। सरपंच तक वहाँ तक आते नहीं है, मुरैना में निवास करते हैं वो, और वहाँ से बताना है, जैसा ग्रामीणों का कहना है कि वो आते हैं तो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके आते हैं, 1-2 बार राउंड लगा के जाते हैं, बस कोई भी खाना पूर्ति महज। कुछ और योजनाएं हैं जिनका ग्रामीणों को फायदा मिलना चाहिए? जब सरपंच है ही नहीं वहाँ पे तो कोई और भी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता होगा तृप्ति? जी बिल्कुल। यहाँ हम लोग भी जब गए ग्राम में तो हमने सरपंच से बात करने के लिए घर पहुंचे तो वो सरपंच वहाँ रहते ही नहीं है, वो कहीं मुरैना में निवास करते हैं। अब इन कितने करीब यहाँ 2500 लोग निवास करते हैं। जी। और यहाँ इन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार ये वोट नहीं करने वाले। जी बिल्कुल, ये बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस बार। चलिए, अभी भी आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वोटर्स अपने बात पर अड़े रहते हैं कि जिम्मेदार एक बार फिर इन्हें मनाने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अब तक सड़क नहीं दी तो आगे सिर्फ उम्मीदें की जा सकती है। बहुत शुक्रिया तृप्ति, नज़र बनाए रखिएगा, शायद इन्हें सड़क की जैसी कोई चीज़ नसीब हो पाए, क्योंकि लोग तो परेशान हैं और आने जाने में भी इनको तकलीफ है। सरपंच भी दूर खड़ी करके गाड़ी जाते हैं, लेकिन ये उनके दिल में बात नहीं आती, उनके जहन में बात नहीं आती कि इस ग्राम पंचायत को भी सड़क दे दे या कोई प्रयास कर ले। खैर, सत्ता से जाने के बाद कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी को घेर रही है, खास तौर पर किसान
पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस है। यही कारण है कि शाहजहांपुर जिले की कालापीपल विधानसभा सीट से विधायक कुणाल चौधरी भी अपने क्षेत्र में एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कम बारिश के कारण खराब हो रही फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात भी की। इस दौरान कुणाल चौधरी ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान करे, क्योंकि गेहूं की फसल की इस समय पर खरीदी नहीं हो सकी और अवर्षा के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। प्रकार से सोयाबीन की पूरी फसल बांझ होने की कगार पे है, कई जगह पे स्थितियां गंभीर है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द निर्णय लेके इनके लिए काम करे और कहीं ना कहीं मुआवजे का ऐलान करे, ताकि जनता को राहत मिले। लगातार अवर्षा के कारण फसल परेशान है। पहले भी गेहूं की बेचने में समस्या हुई, फिर ना तो गेहूं के अभी तक पैसे आए और उसके बाद भी जिस प्रकार सोयाबीन में भी पानी नहीं आ पा रहा है, ये ईश्वरी वो है। तो कहीं ना कहीं सरकार को निर्णय लेके इसके ऊपर जनता को राहत देनी चाहिए। तो कुणाल चौधरी कालापीपल से विधायक, एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस नेता हैं और पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, किसानों के बीच में। किसान जो कि सत्ता का फेवरेट मुद्दा, राजनेताओं का फेवरेट मुद्दा, और उनकी तरफ से जब प्रयास किए जाएं किसानों के लिए तो भला कैसे ना बयानबाजियां हों। कुणाल चौधरी ने कहा कि गेहूं की खरीदी नहीं हुई और अब सोयाबीन की फसल खराब, पानी नहीं गिरा और ऐसे समय पर सरकार को ऐलान करना चाहिए जनता के लिए, किसानों के लिए सोयाबीन की फसल खराब होने के मुआवजे का। तो देखते हैं कुणाल चौधरी की बात कहां तक पहुंचती है और सोयाबीन के लिए किसान क्या कुछ करते हैं। चलिए, सोयाबीन के लिए सरकारें क्या कुछ करती हैं, किसानों के लिए सरकारें क्या कुछ करती हैं जो फसल खराब हो रही है, ये देखने वाला विषय होगा। और अब बात मौसम की। जुलाई महीना निराश करने वाला था, मानसून अब मेहरबान हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की खबरें हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा अब जो सिस्टम बन रहा है उसके बाद अगस्त महीने में अच्छी बारिश के संकेत हैं। 16 अगस्त से जबरदस्त बारिश की संभावना है। मंगलवार सुबह तक उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया, साथ ही उत्तर पूर्व राजस्थान की तरफ से खसक गया। लेकिन प्रदेश में सक्रिय 2 सिस्टम के कारण 3 दिन अच्छी बरसात के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र भी बनने जा रहा है। इसके अलावा 16 अगस्त के आसपास भी एक और शक्तिशाली कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत मिले हैं। इस वजह से 16 अगस्त से पूरे महीने भर प्रदेश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मॉनसून ने पहले परेशान किया और अब बरस रहे हैं बदरा। वैभव। बिल्कुल, लेकिन अच्छी खबर भी है। हालांकि जरूर ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो मौसम है वो एक महीने खिसक गए हैं। जो बारिश आमतौर पर हम जुलाई में देखने को मिलती थी, अगस्त के पहले हफ्ते में देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो जो बारिश की शुरुआत हो रही है वो 10 अगस्त के बाद हो रही है। और किसानों के लिए भी थोड़ी सी राहत भरी खबर तो कम से कम है, क्योंकि किसान इस वक्त बोनी कर चुके हैं और बोनी के बाद अगर अभी भी बारिश नहीं होती तो उनकी पूरी फसल खराब हो सकती थी। सरकार को भी राहत मिली, क्योंकि कोरोना के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति वैसे भी गड़बड़ाई हुई है। इसमें अगर बारिश नहीं होती तो सरकार पर आर्थिक संकट गहरा जाता। हालांकि अरब सागर से जो नमी आ रही है, जो एक ट्रफ लाइन बनती है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में से गुजर रही है, जिसका फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। और जो लगातार नमी आ रही है बंगाल की खाड़ी में, कम दबाव का जो क्षेत्र बना है, ये सभी सिस्टमों के चलते जो फायदा है वो मध्य प्रदेश को पूरा। मध्य प्रदेश के करीब 18 से 20 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग के द्वारा अगले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी की संभावना व्यक्त की गई है। और अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो नदियों के पास वाले गांव हैं वहां पर जो लोग हैं वो उनको चेतावनी जारी की गई कि नदियों के पास ना रुकें, जो नदियों के पास जो घर होते हैं, क्योंकि जब एकदम से भारी बारिश होती है तो जो नदियों का बहाव होता है वो तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि चेतावनी के साथ ही लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है, क्योंकि बारिश ना होने के चलते लोग उमस और गर्मी से लगातार परेशान हो रहे थे। किसान बोनी कर चुके थे, पानी नहीं गिर रहा था, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग अगर इस तरह से सिस्टम बिगाड़ेगी तो आगे परेशानी और बढ़ेगी। संक्षेप में बताइएगा। पूरा विश्व इस बात पर चिंता कर रहा है, समस्या पर चिंता कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री इजाफा हो चुका है। मौसम अब से 1 महीने जो निर्धारित समय था उससे 1 महीने आगे खिसक गए हैं। तो ये चिंता है
इस पर पूरा विश्व को चिंता करनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करनी होगी, क्योंकि अगर पर्यावरण का जो एक चक्र होता है, अगर वो चक्र टूट जाएगा, चक्र आगे बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं समस्या भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत सभी बंधे हुए हैं, लेकिन बारिश का लेट आना कई बार हम देखते हैं कि ठीक नहीं है। हाल ही में एक और खबर हमने दिखाई थी, कुणाल चौधरी किसानों की फसलें जो सोयाबीन की खराब हो गई क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई, उसे लेकर पहुंचे और समय पर बारिश नहीं हुई। इसी की दूसरी खबर जुड़ी हुई, आपने मौसम की सुनी। अब ग्लोबल वार्मिंग, हम पर्यावरण की बात करें, हम वृक्षारोपण की बात करें, हम पेड़ों को संरक्षित करने की बात करें, तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण को संरक्षित करना, जल प्रदूषित ना हो, पॉल्यूशन ना बढ़े, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होता है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो गया तो आने वाले समय में हम मौसम का मिजाज जो है ठीक ठाक समझेंगे, यानी समय रहते बारिश होगी और समय रहते गर्मी होगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।